Hi, welcome to your third video of CBSE Class 12 Psychology, Chapter 1. कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, जो हॉवर्ड गार्डनर जी ने दी थी. एंड उसके बाद अब जो हम पढ़ जा रहे हैं दैट इज ट्रियार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ये किन्होंने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में. इन्होंने कहा कि जो आपका इंटेलिजेंस होता है उनके हिसाब से दे सेट कि इट इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट. हम ह्यूमन बींग्स कैसे अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, और उल्टा इन्वायरमेंट को कैसे शेप करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ. यहाँ अपने ऑब्वियस बात है, हमें हमारी सोसाइटी या कल्चर इन्फ्लुएंस करता ही है यहाँ उसके गोल्स अचीव कर पाएँ. इसके 3 कॉम्पोनेंट्स आता है सामने: कॉम्पोनेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड कॉन्टेक्चुअल. कॉम्पोनेंटल क्या होती है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस. इसमें जो पर्सन इस डिग्री में, इस इंटेलिजेंस की डिग्री में हाई होता है, दे आर वेरी एनालिटिकली या लाइक क्रिटिकल पीपल. क्रिटिकली सोचते हैं. लाइक इन लोगों का ये स्कूल में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं. एंड इसके फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं. अगर आपको याद करना ही है तो इसको ऐसे पैराग्राफ्स में नहीं याद हो रहा तो ये कर सकते हो आप, ज़्यादा इजी होगा. एंड एक बात और मैं बोलूँगी, ऑफ टॉपिक जा रही हूँ मैं, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेपर में डायग्राम प्लीज़ बना के आना जिन जिन के हैं, क्योंकि डायग्राम के बहुत ज़्यादा मतलब टीचर को दूर से देख के समझ में आ जाएगा कि डायग्राम बनाया है बच्चे ने, तो इसको पता ही होगा कि क्या है. ठीक है, तो थोड़ा सा आपके मार्क्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. ओके, तो इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं. मैं आपको डायग्राम से ही देख कर समझाती हूँ. इसके अंदर जैसे आप एक सिस्टम की तरह आप उसको लो. सिस्टम कैसे होता है? सिस्टम ऑब्वियस बात है, आज की डेट में हर स्टूडेंट को पता होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes input, process it and give us output in the on a monitor. तो इनपुट क्या है इसमें? दैट इज नॉलेज एक्विजिशन. मान लो मैं एक रोबोट हूँ, तो मैं कैसे इंफॉर्मेशन गेन करूँगी? विजुअली, ऑडिटोरी या टेस्ट, स्मेल, टच, मेरे सेंसेस के थ्रू. फिर आता है आपका मीटा कंपोनेंट, दैट इज प्रोसेसिंग, कि मैंने कोग्निटिव प्रोसेसिंग क्या करी, प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करनी है, सारा कुछ, वो सारा कुछ जो एग्जीक्यूशन से मॉनिटरिंग तक सब. एंड थर्ड कंपोनेंट है मेरा परफॉर्मेंस कंपोनेंट. ह्यूमन वर्ल्ड में हमेशा आउटपुट नहीं आता, हम उसको हमेशा परफॉर्मेंस कहते हैं. इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, इसकी इंटेलिजेंस की बात करूँ, तो परफॉर्मेंस जो है दैट इज माय आउटपुट, मैंने एक्चुअल में किया क्या. एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा सा कॉलेज का. मान लो मैंने कॉलेज खोलना था, तो सबसे पहला स्टेप क्या करूँगी? मैं बाकी सारे कॉलेजेस के बारे में पता करूँगी. अच्छा ठीक है, ये ऐसे ऐसे मतलब 4-5 मैंने कॉलेजेस निकाल लिए तो मेरे बिजनेस के साथ मैच होते थे थोड़े बहुत ही. एंड उनके बारे में मैंने हिस्ट्री निकाली एंड मुझे पता चला अच्छा ठीक है, ये 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, आज के डेट में इसने ये अचीव किया. तो मैंने अब प्लानिंग शुरू करी. ठीक है, कि मार्केट में अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मैं और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगी अपने कॉलेज में या डिपार्टमेंट ऐसे काम करेंगे. पूरी प्लानिंग कर ली, सब सब हो गया. ये मेरा मीटा कंपोनेंट है. फिर एक्चुअल में मैंने नींव रखी कॉलेज की और वो सारा कुछ स्टार्ट हो गया, वो मेरी परफॉर्मेंस कंपोनेंट है. मैंने एक्चुअल में क्या किया. ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट इसके कंपोनेंट पे, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के, दैट इज एक्सपेरिमेंटल. इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. ये लोग बहुत, जिनकी डिग्री इस इंटेलिजेंस में हाई होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं और अपने सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई होती है उनकी कैपेबिलिटी इस चीज़ में, कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके अपनी नई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं.
तो ऑब्वियस बात आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी इंसान क्रिएटिव ज़्यादा है तो वो न्यू इन्वेंशन या डिस्कवरी करने में बहुत ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं ये पिन पॉइंट करने में बहुत ज़्यादा वो होते हैं, माहिर होते हैं, कि उनको दूर से देखे पता चल जाता है अच्छा ये इन्फॉर्मेशन क्रूशियल है यार, इसको मार्क करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ओके ओके। थर्ड है आपका कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। इसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं या बिजनेस सेंस या स्ट्रीट स्मार्टनेस। ये जो लोग होते हैं ये इन्वायरमेंटल डिमांड्स जो होती है ना रोज रोज की, डेली बेसिस की, उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं। और लाइक इनका ना मतलब इतना वो होता है कि ये इन्वायरमेंट को ना अपने तरीके से फेवरेबल बना देते हैं या ऐसा सिलेक्ट करते हैं, अपने आप को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं, मूवीज बहुत अच्छा डिपिक्शन होती है हमेशा साइकोलॉजी का। मान लो आपने एक मूवी देखी, नॉर्मल मूवी, क्या होता है मूवीज में, लाइक जो आपका विलन होता है वो हीरो का पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज कर देता है, उसे फंसा देता है कि या तो तू मर जा या तो मुझे हरा के दिखा दे। हाँ, यही बेसिकली मेन अगर एसेंस की बात करूँ तो वही आता है सामने। बट हीरोइन टर्न क्या करता है कि उसको पूरा मतलब पूरा कैप्चर कर लेता है उसको। वो क्या करता है, वो अपने दिमाग लड़ाता है कि अच्छा ठीक है ये मैंने इसने ये अभी तक करा, मतलब ये पिन पॉइंट चीज़ को देखता है कि अच्छा ठीक है ओके ये चीज़ इसने नहीं कही है। तो वो क्या करता है कि यहाँ तो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ उसे मैनिपुलेट करेगा, इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, इन्वायरमेंट चेंज कर दिया इन द सेंस कि मतलब वो उसको मैनिपुलेट कर रहा था तूने, तो तू ऐसा है मतलब, या मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, तू बुरा है, ये वो जो भी उसने मतलब बातों बातों में उसने उसको फंसा लिया। एंड एकदम से उसकी अगर ग्रिप, ऑब्वियस बात है उस वजह से उसकी ग्रिप छूट जाएगी क्योंकि वो मैनिपुलेट हो गया है। तो ग्रिप छूट जाते तो वो गन उठा के ही शूट्स। तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज करना हुआ ना, वो अपने आप को उसने एकदम से इन्फ्लुएंस करा, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया, मॉडिफाई करा। दैट इज आपकी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस का एक डिपिक्शन। दिस इज स्टर्नबर्ग की ट्रैकिक थ्योरी हम किसके अंडर डालते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था दो तरीके की सब कैटेगरीज होते हैं थ्योरीज की, दैट इज साइकोमेट्रिक एंड नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक जो होती है आपकी सिंगल इंडेक्स ऑफ एबिलिटीज होता है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये जो थ्योरी है दिस कम्स अंडर आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ओके, तो जो नेक्स्ट आपका वो है मॉडल, दैट इज प्लानिंग अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो अब आते हैं ये किन किन ने डेवलप किया है, तीन लोगों ने, जेपी दास, जैक नर्जी एंड केरबाई, 1994। ओके, इनके हिसाब से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ थ्री न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स, जिनको हम, मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, ये है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, तीन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट फंक्शनिंग। जब ये तीन कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं और फंक्शन करते हैं तो आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी फॉर्म होती है। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। ओके, ये क्या तीन कंपोनेंट्स हैं, अराउजल और अटेंशन, कोडिंग और प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग। बेसिकली आपका अगर वैसे बात करूं इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा, मीन्स अराउजल, प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग। बस अगर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो आप। सॉरी, ओके। उसके बाद आता है सबसे पहले कंपोनेंट के ऊपर नजर डालते हैं, दैट इज अराउजल एंड अटेंशन।
State of arousal is basic to any behavior as it helps us in attending to stimuli. Arousal and attention enable a person to process information. An optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspects of a problem. Too much or too little arousal would interfere with attention. For instance, when you are told by your teacher about a test which she or he plans to hold, it would arouse you to attend to the specific chapters. Arousal forces you to focus your attention on reading, learning, and revising the contents of the chapter. शॉर्ट में बताती हूँ अराउजल या अटेंशन क्या होता है ये होता है एक बिहेवियर जब आप स्टिमुलाई को अटेंड करते हो ठीक है जो आपका अराउजल या अटेंशन है वो आपको इंफॉर्मेशन को अटेंशन पे करने के लिए फोर्स करता है अब अगर कहते ना हर चीज का एक लिमिट होता है जब अराउजल अपने ट्रिगर से ज़्यादा वो करे फोर्सिंग करे या ज़्यादा टू मच अराउजल हो या टू लिटिल अराउजल हो क्या होगा अटेंशन के साथ इंटरफेयर करेगा अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल दिया इन्होंने कि आपके टीचर ने आपको बोला कि कल परसों आपका एक टेस्ट है इसी चैप्टर का जो आपको अभी इसमें बता रही हूँ फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है ठीक है तो क्या होगा टू मच अगर देखो अगर आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दोगे इस बात को कि यार टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है तो आप सारा दिन क्या कोशिश करोगे यार इसी चैप्टर को पढ़ना है बस इसी चैप्टर को पढ़ना है हाय मैं टेस्ट के अंदर फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी क्या होगा नहीं 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 ऐसे करोगे आप है ना आप रात को जाग कर भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो उस वजह से क्या होगा कि ब्रेन की एक लिमिट है तो क्या होगा कि जितना डालोगे वो ऊपर से स्लिप कर जाएगा अगर कहते हैं ना ऑब्वियस बात है अगर आप ज़्यादा टेंशन दोगे तो हो सकता है आप शायद सो ही ना उस रात को अच्छे से खाना ना खाओ कई बार होता है ऐसा कि एग्ज़ाम फियर इतना होता है कि बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं है ना तो उस वजह से क्या होगा बॉडी को वो नहीं मिलती क्या कहते हैं पावर नहीं मिलती तो वो अपनी वो खो देता है अटेंड करने की शक्ति खो देता है अब टू लिटिल अराउजल दोगे तो आपको क्या है कोई बात नहीं एक ही तो चैप्टर है छोड़ना कोई बात नहीं छोड़ तो एंड मोमेंट पे पढ़ लेंगे एक रात को पढ़ लेंगे ऐसे कर लेंगे तो भी आपने कम अटेंशन दी है ना पहले केस में आप अटेंशन देना चाहते हो बहुत ज़्यादा बट इतनी ज़्यादा देना चाहते हो कि वो इंटरफेयर कर रही है और दूसरे में आप अटेंशन नहीं देना चाहते इसलिए वो इंटरफेयर कर रही है इसलिए बीच का रखना चाहिए हमेशा ना ज़्यादा डरना चाहिए ना ज़्यादा वो करना चाहिए कि रहने दो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ओके तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप कुछ स्पेसिफिक कंटेंट इसके जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मान लो आपका इसी का टेस्ट था इसी चैप्टर का टेस्ट था तो आपने क्या किया सिंपल सी बात की कि आपने इसके कंपोनेंट्स के ऊपर नज़र डाली पहले आपने क्या पढ़ा वेरिएशन है एट्रीब्यूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है फिर आपने क्या कहते हैं इंटेलिजेंस के बारे में अल्फाबेट बीने के बारे में पढ़ा टू फैक्टर थ्योरी वो सारी थ्योरीज पढ़ी फिर इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा आगे हॉवर्ड गार्डनर वाला फिर टैर्गी थ्योरी अब आप पास मॉडल पढ़ोगे अब टू सो ऑन आगे और भी चीज़ें आएंगी इमोशनल क्या कहते हैं क्वेश्चन ठीक है इंटेलिजेंस क्वेश्चन वो सारी चीज़ें आएंगी आप ऐसे से दे रहे हो ना टेंशन दैट इज अराउजल यहाँ आपकी अटेंशन ओके सेकंड कंपोनेंट क्या है लेट्स सी you can integrate the information into your knowledge system either simultaneously or successively आप अपनी नॉलेज सिस्टम के अंदर दो तरीके से इंफॉर्मेशन डाल सकते हो साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली मतलब इन शॉर्ट एक का मतलब है कि आप उसको समझ के करो एक का मतलब है आप उसको रट्टा मारो बेसिक बात कैसे लेट्स सी क्या दिक्कत है कि आपका साइमल्टेनियस जो होता है प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस व्हेन you perceive the relation among various concepts and integrate them into meaningful pattern for comprehension. In short, जो simultaneous होती है एक साथ आप सारे
कंसेप्ट के ऊपर नज़र डालते हो, है ना, एक साथ आप सारे कंपोनेंट्स के ऊपर नज़र डालते हो और उनका बीच का रिलेशन समझते हो, पूरा कंसेप्ट समझते हो, उनको इंटीग्रेट करते हो, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, उसके अंदर क्या होता है ना, डिज़ाइन दे रखे होते हैं। मेरे पास उसकी पिक्चर्स पड़ी हैं, मैं आपको अगर आप बोलोगे मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा दूंगी, तो उसके अंदर पिक्चर्स होती हैं और एक सिलेक्ट करनी होती है, तो आप उनके बीच का रिलेशन पता कर दो। अच्छा, इसके अंदर ना ये डिज़ाइन है और यही मिसिंग है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए था, ऐसे करते हो आप, है ना। या अगर सिंपल मैं अगर उसकी बात करूँ, जब कई बार ऐसा होता है ना कि आप चैप्टर पढ़ते हो और आपको वो चीज़ समझ आती है, जैसे कंप्यूटर की बात करूँ मैं, है ना, कंप्यूटर की बात करूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक स्टेटमेंट दी थी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स अस आउटपुट, है ना। तो ये समझना मुश्किल नहीं है, इनपुट से प्रोसेस होगा, प्रोसेस से आउटपुट होगा, और है ना, तो ये मुश्किल नहीं है, ये आपने कंसेप्ट समझा, ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। यही बात अगर मैं डिजिट्स के साथ करूँ तो नहीं होगा, डिजिट्स तो बेसिक एटॉमिक यूनिट है जिसके ऊपर पूरी मैथमेटिक्स है, तो डिजिट्स याद करने के लिए तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा ना, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई आप कंसेप्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई ये नहीं कहता कि ये डिज़ाइन अगर आप बनाना सीख लो तो आपको डिजिट्स आ जाएंगी, नहीं, वो बच्चा हमेशा बचपन से ही सीखता है कि 9 डिजिट्स हैं, जीरो मतलब एक्चुअली 10 डिजिट्स हैं, सॉरी 10 डिजिट्स हैं, जीरो से लेके 9 तक, तो वो बच्चा खुद ही सीखता है, दैट इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। बीच के कंसेप्ट को समझना इज योर आपका साइमल्टेनियस, और सक्सेसिव को समझना जैसे डिजिट्स को समझना, अल्फाबेट्स को समझना, ठीक है। जैसे एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एक आधा पॉइंट छूट जाता है तो वो कवर हो जाते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज वन ऑफ द 6 ऑप्शंस दैट कंप्लीट, अच्छा ये तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का बात हो गई, सॉरी। Simultaneous processing helps you in grasping the meaning of and relation between the given abstract figures. Successive processing, अच्छा ठीक है, इसके अंदर वही सब है, मैंने जो आपको बता दिया। Okay. Third component is planning. This is essential feature of intelligence. After the information is attended to and process, planning is activated. It allows us to think of the possible courses of action, implement them to reach a target, and evaluate their effectiveness. If a plan does not work, it is modified to suit the requirements of task or situation. For example, to take the test schedule your by your teacher, you would have to set goals, plan a time schedule for study, get clarification in case of problems, and if you are not able to tackle the chapters assigned for the test, you may have to think of other ways to meet your goals. अच्छा, सबसे पहले आपके टीचर ने आपको आके बोला कि यार इस दिन ना आपका टेस्ट होगा, हम्म, और आपने सोचा यार बड़े अच्छे नंबर लाऊंगा या लाऊंगी, और उसके बाद आपको पता चला अच्छा सक्सेसफुली लर्न हो रहा है या लाइक साइमल्टेनियसली, ओके, समझ आया आपको। फिर उसके बाद आपने सोचा अब प्लान बनाता हूँ यार, बनाती हूँ, लाइक सवेरे उठूंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, पढ़ने बैठूंगी, ब्रेक लूंगी, पढ़ने बैठूंगी, टीवी देखूंगी, ऐसे पूरा वीक चलेगा, एंड में अपने लिए मॉक टेस्ट रखूंगी। अच्छा, मुझसे पेपर सॉल्व हो रहा है 3 घंटे में, है, और उसके बाद अगर ये प्लान नहीं वर्क करता, फिर मैं एक अल्टरनेटिव प्लान सोचती हूँ, प्लान बी, ये काम नहीं करा तो मैं ये करूंगी, ठीक है, अगर मुझे एंड तक लर्न नहीं हुआ तो मैं सवेरे उठकर पूरा लर्न कर लूँ, पूरा पढ़ लूंगी या लर्न कर लूंगी, और टेस्ट में जाके एकदम से बस लिख दूंगी और मैं आके फिर सो जाऊंगी, ऐसे कर लूंगी, ये मेरा अल्टरनेटिव प्लान होगा, बट ये उसके बाद एक तो ये प्लानिंग हो गया, उसके बाद क्या लिखा है एक बार देखते नजर डालते हैं। These past processes operate on knowledge base develop either formally or informally from the environment। ये कह रहे हैं कि ये past processes जो होते हैं ये ऑपरेट करते हैं नॉलेज बेस पे, जो फॉर्मली डेवलप होती है हमें, ये इनफॉर्मली डेवलप होती है एनवायरनमेंट से। ये जो प्रोसेसेस है ना, ये इंटरैक्टिव होते हैं या डायनेमिक होते हैं नेचर में, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं और डायनेमिक होते हैं, लेकिन इनका अपना डिस्टिंक्टिव फंक्शन है। ऑब्वियस बात है, जो अराउजल कर सकता है वो प्लानिंग नहीं कर सकता है, जो प्रोसेसिंग कर सकता है वो लाइक क्या कहते हैं, अराउजल नहीं कर सकता,
राइट। ऐसा अपना अपना तरीका है ना सबका, बट स्टिल ये इंटरैक्ट करते हैं तो ही इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बनती है ना। ओके, उसके बाद क्या लिखा, have also developed a battery of tests known as the cognitive assessment system. इन्होंने एक battery of tests बनाया, CAS. It consists of verbal as well as non-verbal tasks that measure basic cognitive functions presumed to be independent of schooling. इन्होंने एक cognitive function एक verbal और non-verbal tasks का एक mixture बनाया जो cognitive functions थे जो स्कूलिंग से नहीं आते, इंसान अपने आप खुद ही सीखता है। तो ये किन के लिए था, जो 5 से 18 साल के बच्चे हैं ना, उनके बीच के एज जो है उनके लिए था यार। द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट कैन बी यूज्ड टू remedy cognitive defects of children with learning problems. This model represents the information processing approach to intelligence. Okay, ये जो बैटरी थी या CAS था, ये चिल्ड्रन के अंदर जो भी कोग्निटिव डिफेक्ट्स होते हैं उन या लर्निंग प्रॉब्लम्स आती हैं उनको क्योर करने के लिए था। और ये जो पास मॉडल है किसके अंडर आता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के। थैंक यू, बाकी कल करेंगे।